नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनोमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 49,931 नए मामले। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 63.92%। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए कोविड-19 के 32 नए मामले और 77 मरीज हुए स्वस्थ। ईस्ट कामेंग जिले के सेपा से कोरोना के सबसे अधिक 11 मामले सामने आए। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में रैपिड एंटीजन टेस्ट जारी। ईटानगर कैपिटल रीजन के जिला उपायुक्त कोमकर दुलोम ने कहा, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड केयर सेंटर का हो रहा है विस्तार। कहा, पंजीकृत ठेकेदार परियोजनाओं के लिए जिला उपायुक्त की अनुमति से ला सकेंगे श्रमिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया। केंद्र से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी। ये केंद्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलेरा और आंतर रोग संस्थान में स्थापित किए गए हैं। मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। एक अच्छी बात यह भी है कि ये हाईटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी, डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.28% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 31,991 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,17,568 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 49,931 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 14,35,453 हो गई है। इनमें से 4,85,114 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 708 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से मृतकों की संख्या 32,771 हो गई है।
कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने के काम में लगातार शोध हो रहे हैं और कई जगहों पर परीक्षण किए जा रहे हैं। भारत में कोवैक्सीन बनाने के लिए परीक्षण चल रहे हैं। रोहतक स्थित पीजीआई में वैक्सीन ट्रायल टीम की मुख्य अनुसंधानकर्ता डॉक्टर सविता वर्मा ने बताया है कि कोवैक्सीन के पहले चरण का परीक्षण पूरा कर लिया गया है और इसके उत्साहजनक परिणाम दिखाई पड़े हैं। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि दूसरे चरण के परीक्षण के लिए टीका लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसे 375 लोग करने थे ऑल ओवर इंडिया और उसमें से पहले 50 करने थे, जिसमें हमने लो डोज देकर देखना था कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो जो पहला चरण है फेज़ 1 का वो कंप्लीट हो चुका है और 50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उनका डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जिसने चेक करना था कि ये वैक्सीन को आगे दिया जाना चाहिए या नहीं, उनके पास चला गया था और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। और अब ये वैक्सीन आगे बाकी बचे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने फेज़ 1 का पार्ट 2 शुरू कर दिया है और आज हम लोगों ने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई है और अब हमने 325 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगानी है ताकि ये फेज़ 1 जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। अभी तक हम लोगों ने जैसे जो 20 लोगों को पहले वैक्सीन लगाई थी उनमें किसी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। उन सब ने वो वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट करी है और अब अगले हफ्ते हम उनको दूसरी डोज़ भी देने वाले हैं। हमने ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में देनी थी, एक 0 डोज जिस दिन उनको वैक्सीन लगाई है और एक 14 दिन के बाद। तो अब अगले हफ्ते हम उनको सेकेंड डोज भी देने वाले हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद हमें ये नतीजे पता लगने लग जाएंगे कि वैक्सीन कितनी काम कर रही है, कोविड से बचाव के लिए क्या उसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगले 3 हफ्ते तक हमें वो डाटा हमारे पास आ जाएगा और हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 32 नए मामले दर्ज किए गए। अब तक कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 650 हो गई है, जबकि कोरोना के 77 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इनमें 70 राजधानी क्षेत्र ईटानगर के अस्पताल से है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 32 मामलों में से 5 ईटानगर राजधानी क्षेत्र, 6 अपर सियांग और 11 ईस्ट कामेंग जिले से है। वहीं चांगलांग से 8 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि लोअर सुबनसिरी और ईस्ट सियांग से कोविड-19 के एक मामले सामने आए हैं। उधर राजधानी क्षेत्र में रैपिड रेस्पॉन्स टीमों द्वारा एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर TN हीना के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने आकाशवाणी के कर्मियों की कोविड जांच की। राज्य में अब तक कोविड जांच के लिए 59,500 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। ये बहुत थोड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग मतलब स्पेशली जैसे कि आप अभी बोला है PPE लगाने से उसी समय से चैलेंजिंग शुरू हो जाता है। अंदर में इतना स्वेटिंग होता है कि जो पानी सुबह तक नहीं पीने से ना उसमें पूरा ये कोई कोलैप्स हो जाता है जब ले 100 ऐसे तक तो ठीक है। कभी 3 दिन में हम लोग गंगा में जब लिया था 340 शाम तो कोलैप्स बीमारी हो गया था। ऐसे नॉर्मल सभी आदमी तो अभी टेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये जो एक्चुअली ये जो हम लोग एंटीजन टेस्ट कर रहा है जिसका प्राइमरी कांटेक्ट है और सेकेंडरी कांटेक्ट तक और जिसको ट्रैवल हिस्ट्री है और नहीं तो वो जो जैसे कि साइन सिम्टम्स है ये बीमार का ना उसको थोड़ा मतलब हो रहा है तो वो आदमी लोग हेजिटेशन ना कीजिए, आइए। आप SOP को हम लोग जैसे बताया है मेंटेन का मास्क अच्छा से लगा हो ये करके फिर सोशल डिस्टेंस करके आप लोग आ जाइए। तो उसमें जहाँ में हम लोग टेस्ट करता है उसमें भी हम लोग एकदम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेता है। जैसे कि हमको देखो, हम लोग को देखो, हमारा टीम लोग। राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त कोमकर दुलुम ने संशोधित दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्य में किसी परियोजना या किसी अन्य बड़े कार्यों को कर रहे पंजीकृत ठेकेदारों को श्रमिक लाने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिनमें वे अपने कार्य के लिए एक बार में 50 से ज्यादा श्रमिक नहीं ला सकते। उन सभी के प्रवेश के दौरान कोविड जांच की जाएगी। सारा के सारा मतलब जो हमारा स्टेट क्वारंटाइन सेंटर है लेकी में वो कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के दिन में हमारे पास 640 रूम्स हैं, तो उसमें अभी 228 ऑक्यूपाइड है और 412 जो है अभी वैकेंट है। ये हमें इसलिए कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि जिस तरीक़ा से हम अभी जो रैंडम चेकिंग वगैरह जो कर रहा है, टेस्टिंग वगैरह कर रहा है, सैंपल टेस्टिंग वगैरह कर रहा है,
वो पॉजिटिव केसेस हमें बहुत मिल रहे हैं, तो इसके लिए हमें कोविड केयर सेंटर डेडिकेटेड वाला चाहिए, तो इसलिए हम उसको फुल्ली कन्वर्ट कर रहे हैं। और कुछ क्लेरिफिकेशंस, कई कन्फ्यूजन भी है एंट्री गेट में लेके, जैसे कि आर्मी, बीआरओ, हमारा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है, उनका जो एंट्री है वो एक्चुअली एग्जेम्प्टेड है, इसलिए इवन उनको एंटीजन टेस्ट जो है वहाँ एंट्री चेक गेट पे नहीं होता है, क्योंकि उनका एसओपी अलग से बना हुआ है। तो इनका ऐसा है कि ये अपने कैंप में सीधा वहाँ से चेक गेट से जैसे घुसते हैं, ये सीधा अपना क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में ये लोग चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इनको वहाँ 5 दिन तक लगातार क्वारंटाइन के अंदर रहना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, वो रहना है, वो अपना उन लोगों का एसओपी है। उसके बाद 5 दिन के बाद इनका टेस्टिंग होता है, तो टेस्टिंग होने के बाद असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और 23 जिलों में लगभग 25 लाख लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। बाढ़ से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बात की और भारी बारिश, बाढ़ तथा भूस्खलन से बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत में मदद की पेशकश की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर परिषद क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे को बहाल करने में हर संभव सहायता करेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मंत्रालय दूसरी सरकारी एजेंसियों और अन्य स्रोतों से भी वित्तीय मदद दिलाने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में आई बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीआरपीएफ के 42वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये संगठन आने वाले दिनों में और अच्छा काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर बहादुर जवानों और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि सीआरपीएफ शौर्य, साहस और बलिदान का पर्याय है। इसने हमेशा राष्ट्र को गौरवान्वित किया है और कोविड-19 से संघर्ष के दौर में समाज की अतुलनीय सेवा की है। सीआरपीएफ मुख्यालय दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उल्लेखनीय सेवा के लिए सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। लड़ाकू विमान रफाल के पहले बेड़े ने आज फ्रांस से उड़ान भरी। इसमें 5 विमान हैं जो बुधवार को भारत पहुंचेंगे। उस दिन इन विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। फ्रांस से लगभग 7,000 किलोमीटर की उड़ान के दौरान ये 5 विमान कुछ समय तक संयुक्त अरब अमारात में फ्रांस के वायुसेना के अड्डे पर रुकेंगे और हवा में ही इनमें ईंधन भरा जाएगा। इन विमानों को फ्रांस की कंपनी डसाल्ट ने बनाया है। विमानों ने आज फ्रांस के वाडियोक से उड़ान भरी। 10 विमानों की डिलीवरी निर्धारित अवधि के अनुसार पूरी हो रही है। 5 विमान परीक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे। भारत ने 59,000 करोड़ रुपए के 2016 के सौदे के तहत 36 रफाल विमान खरीद रहा है। भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत ये सभी 36 विमान 2021 के आखिर तक सौंपे जाने हैं। पहला रफाल विमान अक्टूबर 2019 में भारत को सौंपा गया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्थिक परिदृश्य में मौजूदा परिवर्तन से देश की अर्थव्यवस्था को दिशा मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय परिषद की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि देश में हो रहे 5 प्रमुख बदलावों को ठोस रूप देने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आने वाले दिनों में यह एक शांत क्रांति का रूप लेगी। श्री दास ने कृषि क्षेत्र, नवीकरण ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, वैश्विक मूल्य श्रृंखला तथा बुनियादी ढांचे को ऐसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया जो अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के अनुमान के अनुसार देश में 2030 तक ढांचागत क्षेत्र में $4.5 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण स्टार्टअप को धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। इस महामारी ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी कर दी है। उन्होंने कहा कि देश को अभी बिना रुके कोविड-19 महामारी से लड़ाई जारी रखनी होगी। कोविड-19 महामारी से पूर्वोत्तर राज्यों के कई उद्योग प्रभावित हुए हैं। त्रिपुरा के आर.के. नगर में रबर इंडस्ट्री पर असर पड़ा है। इस उद्योग के प्रभारी ने बताया कि जगह जगह लागू किए जा रहे लॉकडाउन और देश भर में आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती से रबर उत्पादों की मांग पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मांग को लेकर असमंजस की स्थिति है, जिसके चलते स्थानीय उद्योग उत्पादन को लेकर चिंतित है। Corona has affected the entire world. And I don't know the what is it, common man, how the Tripura people are facing this particular situation. See, for me, as far as my business is concerned, market is very poor. I cannot sell the product as I could do it before, and there is always an uncertainty. See, today I am running the factory. I have got a raw material, I have got a laborers, I have got finished goods, I have got a schedule to send my material. But I am not sure tomorrow what is going to happen. Maybe after half an hour I am getting a news that it is going for a lockdown for 21 days. I cannot do anything. So that uncertainty is there always. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।